11 अप्रैल 1955 एक एयर इंडिया का प्लेन कश्मीर प्रिंसेस हांगकांग से टेक ऑफ करता है इंडोनेशिया के बांडुम के लिए। उधर एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़े बड़े एशियन पॉलिटिकल लीडर्स की, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी मौजूद होंगे। पर कुछ घंटे बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। 16 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग कई चाइनीज इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब पूरी दुनिया में ये अफवाह फैलने लग जाती है कि भैया ये जो बॉम्ब है ये प्लांट किसने किया। और अब ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझो इस समय। हांगकांग पर कंट्रोल है ब्रिटेन का और चाइना भी हांगकांग पर कब्जा करना चाहता है। इंडिया का जो प्लेन है वो हांगकांग से टेक ऑफ करता है इंडोनेशिया के लिए, जिसमें कई चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। इतने सारे देश इन्वॉल्व है इस केस में और प्राइम मिनिस्टर नेहरू चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नेहरू के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी और ये दिखाने के लिए कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो लीड करेगा पूरी दुनिया में। और इसी क्राइसिस में एक नौजवान और अननोन इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर घुसता है। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने देश के इतिहास को बदल दिया, पर अब उनका नाम शायद ही जानते हो। रामेश्वर नाथ काऊ। अब आर्यन काऊ है कौन? आर्यन काऊ की इंपोर्टेंस आप इसी बात से समझ जाओगे कि अजीत डोभाल ने उनको इंडियन मॉडर्न इंटेलिजेंस सिस्टम का ओरिजिनेटर बताया है। ये एक ऐसे ऑफिसर है जो हमारे देश के इतिहास के सारे क्रिटिकल मोमेंट में मौजूद थे और उन्होंने हमारे देश की सबसे सीक्रेट स्पाई एजेंसी RAW को बनाया। पर आज तक इनके बारे में ज्यादा खबर नहीं मिलेगी आपको, ना उनके इंटरव्यू से, ना स्पीचेस से, ना मेमोरियल से। पर ये आदमी एक लीजेंड है। पर उनकी लीजेंडरी कहानी का एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो वह वो पल था जब बांग्लादेशी लीडर जियाउर रहमान ने इंदिरा गांधी को ये बोला, इस आदमी को मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। आर्यन काऊ ने देश की सबसे सीक्रेट एजेंसी बनाई और उनकी जिंदगी उससे ज्यादा सिक्रेटिव है। इसीलिए उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए हमने कई आर्टिकल पढ़े और वो बायोग्राफी जो नितिन गोखले ने लिखी, और उसी से हम इस आदमी की कहानी जो है वो स्पेच कर पाते हैं। रामेश्वर नाथ काऊ अपने परिवार में पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने देश की सेवा करी। यही चीज उनके पिताजी और दादा ने भी करी। पर आर्यन काऊ का जो बचपन था वो इतना आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी जो बस 29 साल के थे, उनकी बीमारी से मौत हो जाती है। बस 25 साल की उनकी माँ अब विधवा बन जाती है और उनको अपने दोनों बेटों को अब खुद बड़ा करना है। रामेश्वर बहुत छोटे हैं और डिसाइड किया जाता है कि वो अपने अंकल के साथ रहेंगे बड़ौदा में, जो खुद एक केमिकल कंपनी चलाते हैं। बड़ौदा हाई स्कूल में रामेश्वर अपनी स्कूलिंग करते हैं, पर उनके लिए स्कूलिंग जो है वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है बुलिंग की वजह से। 11 साल में उनका जो वजन है वो 54 किलो है, यानी कि अपनी उम्र के लिए वो बहुत ही मोटे हैं। उनके क्लासमेट जो है उनका बहुत मजाक बनाते हैं और उनको अतरंगी नाम मिलते रहते हैं, जैसे आलू या फिर भूरी भैंस। कई लोग उनका सरनेम भी ट्विस्ट कर देते हैं, काऊ की जगह काऊ बुलाकर। इसी बुलिंग की वजह से रामेश्वर इतने सहम जाते हैं कि वो कोई दोस्त बनाते और ना किसी से बात करते हैं। वो पूरा समय चुपचाप स्कूल के कोने पर बिताते हैं। बुलिंग की वजह से वो दूसरे लोगों के साथ अपने जो थॉट्स है वो शेयर करने की बजाय वो एक डायरी बनाते हैं और इसी डायरी में हमें उनकी जिंदगी की कुछ झलक मिलती है। हर दिन मेरी माँ मुझे पैसे देती थी स्कूल की कैंटीन में खाना खाने के लिए, लेकिन मैं कभी खुद जाकर खाना खरीद नहीं पाता था। पता नहीं क्यों इतनी शर्म आती थी, लगता था सब मुझे ही देख रहे हैं। आज भी ये झिझक नहीं गई है। यह साइनेस और इंट्रोस्पेक्शन इस लड़के की फाउंडेशन बना देता है। पर रामेश्वर की जिंदगी एक पतले धागे की तरह है जो किसी भी और खींच सकती है, और इसको खींच रहा है उनके अंकल का बिजनेस। अंकल के बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। पर जब मुंबई में वो खाना, पानी और पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको वापस लखनऊ आना पड़ता है, और लखनऊ में ही उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख जाता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री और पर्शियन पढ़ते हैं और स्पेशलाइजेशन करते हैं एशियंट इंडियन हिस्ट्री में। यूनिवर्सिटी के दौरान उनको ये रियलाइज होता है कि वो इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेते हैं और लिख लेते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि उनको मास्टर जरूर करनी चाहिए। पर परिवार में पैसे की इतनी कमी है कि माँ बोलती है कि उनके पिताजी की सारी सेविंग जो है वो खत्म हो चुकी है और इसीलिए रामेश्वर को अब एक नौकरी कर लेना चाहिए।
पर रामेश्वर कहते हैं कि ये नौकरी करके वो कुछ 100,000 रुपए कमा तो लेंगे, पर उससे उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वह एक मास्टर डिग्री करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। पूरी यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और अभी वो रुके नहीं हैं। उसके बाद वो लॉ परस्यू करते हैं और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडियन पुलिस के एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे। और फाइनली इसी टाइम पे उनकी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। रामेश्वर खुद कहते हैं कि उनका जो लक है वो काफी अच्छा था कि वो इंडियन पुलिस में भर्ती हो पाए। नॉर्मली पूरे उत्तर प्रदेश से बस 2 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं इंडियन पुलिस में, पर उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इसीलिए ज्यादा रिक्रूटर्स की जरूरत थी। इसीलिए 2 सीट्स की बजाय अब 3 सीट थी और तीसरी जो सीट है वो रामेश्वर को मिलती है। जिस दिन रामेश्वर इंडियन पुलिस में भर्ती होते हैं वो दिन उनके परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन है। उनकी माँ जो बहुत ही यंग एज में अपने पति को खो देती है, वो कई सालों बाद इतनी खुश हुई है। उनकी खुशी फूली नहीं समाती है जब वो पहली बार रामेश्वर को ड्यूटी अटेंड करते हुए देखते हैं। अब रामेश्वर जब इंडियन पुलिस में भर्ती होते हैं उनको लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया, बट जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि इंडियन पुलिस का जो इन्वायरमेंट है वो उनके स्कूल के दिनों से ज्यादा अलग नहीं है। रामेश्वर ने यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी, शेक्सपियर की किताबें पढ़ी और उनको लगा था कि उनके जो ब्रिटिश कलीग्स है वो इंडियन पुलिस में बहुत ही रिफाइंड होंगे, पर वो बहुत ही लीड और एकदम अनपढ़ निकले। रामेश्वर शराब नहीं पीते, जिसे उनके ब्रिटिश कलीग्स जो है उनको प्रॉब्लम थी। इंडियन ऑफिसर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। फिर उस समय सारे ऑफिसर से यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो द स्टेटमेंट या द फिर पायनियर जैसे न्यूज़पेपर ही पढ़े जो सारे अंग्रेजों को फेवर करते थे। इंडियन ऑफिसर के हर शब्द हर कदम पर नजर रखी जाती है और उनके साथ बदतमीजी से बिहेव करना बहुत ही नॉर्मल बात थी। जैसे कई बार ब्रिटिश ऑफिसर उनके खाने का मजाक उड़ाते और या कहते हैं, Does this food taste as bad as it looks? यहाँ तक कि रेडियो में इंडियन म्यूजिक जो है उसको बजाना भी बैन था। अब 1941 आते आते उनकी ट्रेनिंग यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि उत्तर प्रदेश में ले जाती है, पर रामेश्वर की किस्मत बस उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। 1947 में उनकी ड्यूटी दी जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आजादी के बाद वो पहले हिंदू ऑफिसर बनते हैं जो आईबी का भाग होंगे। उनके डायरेक्टर है BN मलिक जो रामेश्वर को खुद चुनते हैं। डायरेक्टर साहब ने रामेश्वर की इंटेग्रिटी और क्वालिटी के बारे में कई चीजें सुनी है, इसीलिए वो आजादी के बाद बनी आईबी में रामेश्वर को चुनते हैं। और उनको छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर नेहरू और फॉरेन डिग्नेटरीज की सिक्योरिटी की। और उनके साफ इंस्टिंक्ट के एग्जाम्पल जो वो हमें जल्दी दिख जाते हैं। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ बॉम्बे आती है और बहुत ही भीड़ है, लाखों करोड़ों लोग उनको देखने के लिए आए हैं। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रामेश्वर के पास। सडनली रामेश्वर नोटिस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उनकी तरफ फेंका जा रहा है। 1 सेकेंड में झपट के वो उस चीज को पकड़ लेते हैं, पर जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि ये कोई बॉम्ब नहीं है बल्कि उनके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है। द क्वीन उनकी तरफ पलटती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। ये कहानी एक एग्जाम्पल बन जाती है रामेश्वर की क्विक थिंकिंग के बारे में। और इसी क्वालिटी की वजह से प्राइम मिनिस्टर नेहरू सेंसिटिव असाइनमेंट रामेश्वर को ही देते हैं और अगला असाइनमेंट उनको मिलता है एयर इंडिया क्रेज के बारे में। 11 अप्रैल 1955 कश्मीर प्रिंसेस एक चार्टर्ड एयर इंडिया फ्लाइट हांगकांग से जकार्ता की तरफ जा रही है। प्लेन में कई जर्नलिस्ट है और कई सरकारी चाइनीज ऑफिशियल्स। इस प्लेन में ओरिजिनली चाइनीज प्रीमियर जू एनली भी जाने वाले थे, पर किसी कारण की वजह से वो प्लेन को अवॉर्ड नहीं करते। दोपहर के करीब 3 बजे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है प्लेन के राइट विंग के पास। तुरंत केबिन में धुआं हो जाता है। कैप्टन डिस्परेटली ये ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह लैंड कर लें, पर आग इतनी बढ़ जाती है कि प्लेन को कंट्रोल करना अब नामुमकिन है। प्लेन सीधा समुद्र में क्रैश कर जाता है और उसके 3 बंटवारे हो जाते हैं। लैंड होने के बाद ही पता चलता है कि चाइनीज प्रीमियर प्लेन में नहीं है। किसी इमरजेंसी की वजह से उनकी आइटनरी बदल दी गई। अब ये जो प्लेन है वो इंडियन है, इसलिए सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भैया बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कैसे। इसी वजह से इंडियन पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस लीडरशिप के लिए यह केस एक प्रायोरिटी है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और आईबी के डायरेक्टर BN मलिक इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी रामेश्वर को देते हैं। रामेश्वर के लिए भी यह एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी है यह दिखाने की कि इंडिया एक बहुत ही सेंसिटिव केस को भी हैंडल कर सकता है जहाँ चाइना इन्वॉल्व है, ब्रिटेन कंट्रोल हांगकांग और इंडोनेशिया में। इमीडिएटली रामेश्वर ये डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले हांगकांग जाएंगे। अप्रैल 1955 में हांगकांग पहुंचते हैं और 3 क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू लेते हैं जो उस क्रेश में सर्वाइव कर जाते हैं। को पायलट दीक्षित और इंजीनियर कर्णिक क्रेश में बच जाते हैं और तैरते हुए अपनी जान बचाते हैं। रामेश्वर उनसे कई सवाल पूछते हैं और स्पेशली फोकस करते हैं कि वो टेक ऑफ से पहले किन किन लोगों को एक्सेस थी प्लेन की। प्राइम मिनिस्टर नेहरू रामेश्वर पर इतना भरोसा करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में वो खुद रामेश्वर को चाइनीज प्रीमियर से इंट्रोड्यूस करते हैं। उस मीटिंग में रामेश्वर चाइनीज प्रीमियर को यह समझाते हैं कि वो फटा कैसे। चाइनीज प्रीमियर रामेश्वर को वार्निंग देते हैं कि ये जो केस है यह सेंसिटिव है और इसकी सारी डिटेल ब्रिटिश ऑफिसर के साथ शेयर मत करना।
तो आप खुद सेंसिटिविटी को समझो। एक तरफ चाइना बोल रहा है कि ब्रिटेन को कुछ मत बताओ, और ब्रिटेन बोल रहा है कि हांगकांग जो है वो हमारी टेरिटरी है, तो उधर ये ब्लास्ट हुआ है तो हमें तो बताओ। और इसी बैलेंस को रामेश्वर बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। हांगकांग में वो लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं, जो भी वो इंटरव्यूज लेते हैं वो हांगकांग पुलिस के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत पाए। और उनकी मदद से ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन 5 ग्राउंड क्रूज स्टाफ पर फोकस करते हैं, जिनके पास प्लेन का एक्सेस था। इस सेंसिटिविटी का एग्जांपल आप देख सकते हो कि वो चाइनीज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का भी ट्रस्ट जीत पाते हैं, और हांगकांग के ब्रिटेन गवर्नर का भी, क्योंकि चाइनीज ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मिलने से ही वो मना कर देते हैं। इसीलिए रामेश्वर बेसिकली मीडिएट करते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन को चाइना और ब्रिटेन के बीच में। कई दिनों की पेनफुल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रामेश्वर मानो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया ही प्रिपेयर कर लेते हैं इस केस के बारे में। उनकी मेहनत रंग लाती है। लेट अप्रैल में रामेश्वर की मदद से इन्वेस्टिगेशन ये कंफर्म कर पाती है कि बॉम्ब प्लांट किया था एक ताइवानीज नेशनल ने, जो हांगकांग के एयरपोर्ट में एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर था, और इस काम के लिए उसको 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो बोलता है कि उसका टारगेट जू एनली यानी कि चाइनीज प्रीमियर ही थे। इस इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद इंडिया यह बेसिकली बता पाता है दोनों चाइना और ब्रिटेन को कि हम सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली अपना रिलेशनशिप दोनों देशों के साथ बरामद रख सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइनीज प्रीमियर खुद रामेश्वर की तारीफ करते हैं और उनके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं। पर कुछ साल बाद रामेश्वर को इमीडिएटली ये रियलाइज होता है कि देश की इंटेलिजेंस इतनी आसानी से 1962 में चाइनीज इंडिया को हटा सकता है। Launched a massive attack on India. Both in Ladakh and in the northeast. इंडिया पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड है। देश को कोई इंटेलिजेंस ही नहीं मिली चाइनीज इंटेंशंस के बारे में, जिसकी वजह से चाइना बहुत ही आसानी से इंडिया पर हावी हो पाता है। और यह एग्जाम्पल पूरे देश को दिखाता है कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कितना नाजुक है। डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस के बीच में आईबी ओवरब्लेम हो चुका है। इंटेलिजेंस फेलियर का अंजाम तो देखो। इंडियन सोल्जर के पास ना इक्विपमेंट है और ना ढंग के सर्दियों के कपड़े, और उनको बोला गया है कि हिमालय में लड़ाई करनी है चाइनीज सोल्जर के खिलाफ। जंग के मैदान में इंडिया को एक भारी हार झेलनी पड़ती है, जो देश को साइकोलॉजिकली हिला देता है। और देश की लीडरशिप में यह क्लियर हो जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह जिम्मेदारी दी जाती है रामेश्वर नाथ काऊ को। 19 नवंबर 1962 को जैसे ही चाइनीज फोर्सेस असम के तेजपुर की तरफ बढ़ती है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इमीडिएटली यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मदद मांगते हैं। वो उनको एक लेटर लिखते हैं और चेतावनी देते हैं कि पूरी ब्रह्मपुत्र वैली, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चाइना के कब्जे में आ सकता है। 3 दिन बाद ही तुरंत एक अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया पहुँचती है। OCIE के ऑफिसर्स आईबी चीफ BN मलिक के साथ गहरी बातें करते हैं। अब एक दिन बाद सीज फायर तो डिक्लेयर हो जाती है, पर इंडियन और अमेरिकन ऑफिसर से डिसाइड करते हैं कि उनको इंटेलिजेंस में अब इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और इसीलिए ये डिसीजन लिया जाता है कि आईबी के अंदर हमें नई इंटेलिजेंस टीम बनानी होगी। इसीलिए जून 1963 में एविएशन रिसर्च सेंटर बनाया जाता है, जिसके बाद एक स्पेशल फ्रंटियर बनती है। इंडिया और यूएस एक इंटेलिजेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके तहत US 8 C-46 एयरक्राफ्ट और 4 छोटे प्लेन एयर इंडिया के सीक्रेट बेस, जिसका कोड नेम दिया जाता है ओक ट्री, उधर स्टेशन करता है। इन सारे एयरक्राफ्ट का मिशन है कि तिब्बत और जिंगजांग से फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस हासिल करना। और ARC के हेड कौन है? रामेश्वर नाथ काऊ। 2 साल लगातार वो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ काम करते हैं ARC को एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस आउटफिट बनाने के लिए। तो 1962 वॉर के बाद इंडिया को एक झटका लगता है और ARC बनती है, और 3 साल बाद इंडिया को एक और शौक मिलता है। पाकिस्तान एक ऑपरेशन जिब्रर लॉन्च करता है। उनके हजारों सोल्जर्स कश्मीर को इनफिल्ट्रेट करते हैं। More than 26,000 Pakistani soldiers in civilian outfits cross into Indian territory. जबकि देश की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को इसके बारे में खबर तक नहीं मिलती है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंडियन फोर्सेस को रिएक्ट करना पड़ता है एंड मूवमेंट पर। अब इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अटैक को तो रोक पाती है, पर 3 सालों में दूसरा एग्जाम्पल है कि इंडियन इंटेलिजेंस में एक बहुत ही बड़ी कमी है। कुछ साल पहले ARC को बना तो दिया गया, पर अब इंडिया को एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। अगले साल देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। The daughter of the late Pandit Nehru, she's only the second woman ever to lead a Commonwealth country. पर इंदिरा गांधी यह जानती थी कि इंडिया का सर्वाइवल के लिए हमें एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। इसीलिए वो मदद मांगती अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PN हस्कर से और RN काऊ से। RN काऊ फिर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे इंडिया को एक ARC की तरह एजेंसी मिले, और वो प्रपोज करते हैं 250 ऑपरेटिव्स और एनालिस्ट की एक टीम, और इन सभी लोगों को वो प्रेसिजन, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस सिखाते हैं। और वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं तुम्हें घुसने तक नहीं दूंगा, जो भी पॉलिटिकल प्रेशर आएगा वो मैं खुद सहूंगा।
वो और इंदिरा गांधी ये चाहते हैं कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी बनाएं, जिसमें बस आईपीएस ऑफिसर ही ना हो बल्कि मिलिट्री, एकेडमिक और डिप्लोमेसी से ऑफिसर भी हो। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर होंगे वही इस एजेंसी में शामिल हो, पर एजेंसी के सिलेक्शन में आर्यन काऊ ने पर्सनल डिफरेंसेस को नहीं आने दिया। एक एक्स कलीग ने आर्यन काऊ को ये बताया कि उनके बारे में उन्होंने कई गलत बातें फैलाई हैं। आर्यन काऊ ने ये कहा कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अच्छे ऑफिसर हो तो तुम्हें टीम में मैं शामिल करूंगा। आर्यन काऊ ने हर ऑफिसर को खुद चुना, यहाँ तक कि वो इतने डिटेल में गए इन ऑफिसर्स की कि इन ऑफिसर्स को काऊ बॉयज बुलाया गया। आर्यन काऊ ने सरकार को कहा कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। उन्होंने सजेशन दिया कि इस टीम को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बुलाया जाए, एक ऐसा टर्म जिससे लोगों को पता न चले कि हम करते क्या हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रो जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी ताकि कोई रेड टेप ना हो। अब रो को बनाना एक बात है पर चलाना दूसरी बात है, क्योंकि दुश्मन हर जगह है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गुस्से में है क्योंकि फॉरेन इंटेलिजेंस अब उनसे ली जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गुस्से में है कि उनकी जिम्मेदारी अब रो को दी जा रही है, और ब्यूरोक्रेट गुस्से में है कि एजेंसी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के। पर आर्यन काऊ और उनके लेफ्टिनेंट के शंकर नारायण ने ये सारी लड़ाई को खुद लड़ी बिना अपने स्टाफ को तंग करे। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1969 में ब्यूरोक्रेट प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लोगों को लगा था कि रो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, पर आर्यन काऊ एक कैबिनेट मीटिंग में गए। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी पर निशाना मारा और मांग करी कि फॉरेन इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंट रहना ही होगा। उन्होंने कहा कि रो का बजट कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथ में नहीं बल्कि रो के चीफ के हाथ में होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी से तो लड़ाई कर ली आर्यन काऊ ने, अगला मिशन आता है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी भर इंतजार कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग इलेक्शन आसानी से जीत गई है, पर वेस्ट पाकिस्तान के जनरल ने उनको पावर देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से ढाका अब रेवोल्यूशन की मांग कर रहा है। आर्यन काऊ एक 25 पेजेस की सीक्रेट रिपोर्ट लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, और यह चेतावनी देते हैं कि अगर याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स की बात नहीं मानी तो भारत के साथ पाकिस्तान की एक जंग हो सकती है। आर्यन काऊ ने वो गलती नहीं करी जो हमारे देश ने 1962 और 1965 में करी। उन्होंने इंटेलिजेंस तुरंत प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ले ली। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को वेस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट मिल रहा है और चाइना की मदद से पाकिस्तानी आर्मी अब प्रिपेयर्ड है ईस्ट पाकिस्तान में घुसने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में एक इन्फिल्ट्रेशन कैंप भी स्टार्ट कर सकता है, और जो उन्होंने वार्निंग दी वो सच निकलती है। मार्च 1971 में पाकिस्तान एक ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करता है। बेरहमी से पाकिस्तानी आर्मी ढाका में बरसती है, यूनिवर्सिटी में आग लगाई जाती है, स्टूडेंट्स को मारे जाते हैं और हजारों हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये न्यूज सुन के इंडियन लीडर्स एक रिवॉल्यूशन निकालते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक जेनोसाइड कर रही है। हजारों लाखों रेफ्यूज अब इंडिया बॉर्डर में घुस जाते हैं। 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान एक ऐतिहासिक स्पीच देते हैं ढाका में आजादी की मांग करते हुए, और अब आर्यन काऊ अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे बैलेंस बढ़ता है, इंदिरा गांधी एक इमरजेंसी काउंसलिंग बुलाती है। DN हस्कर और आर्यन काऊ के साथ वो एक सीक्रेट मीटिंग करती है और ये डिसीजन लेती है कि इंडिया सोल्जर को भेजे जाएंगे बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, डेड बाय 1000 कट्स। रो की कई टीम्स ईस्ट पाकिस्तान घुसती है और मुक्ति वाहिनी के फाइटर को ट्रेन करती है और उनको हथियार सौंपती है। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर में कई गोरिल्ला कैंप सेटअप किए जाते हैं। करीब 1 लाख बंगाली वॉलेंटियर्स गोरिल्ला वेलफेयर इंडियन आर्मी से सीखते हैं। रो की इंटेलिजेंस इतनी एक्यूरेट निकलती है कि जब फाइनली दिसंबर 1971 की वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है तो इंडियन फोर्सेस को सारी जानकारी होती है। इनफैक्ट वो उस कमरे को भी बॉम्ब कर देते हैं जहां पाकिस्तानी फोर्सेस की कैबिनेट मीटिंग चल रही है ईस्ट पाकिस्तान में। 3 हफ्ते बाद ही पाकिस्तानी आर्मी अपने हाथ खड़े कर देती है और बांग्लादेश को आजादी मिलती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेन मेनिस्को के साथ साथ 1961 की जीत का श्रेय आर्यन काऊ और उनकी टीम के प्लान को भी जाता है, पर उनका काम दिसंबर 1971 में ही खत्म नहीं होता है। 1975 में उनको एक बहुत ही जरूरी और डेडिकेटेड मिशन के लिए भेजा जाता है। एक ट्रेडर के भेष में वो ढाका जाते हैं प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने के लिए कि उनके खिलाफ एक मिलिट्री कोप प्लान किया जा रहा है। 1 घंटे की मीटिंग में वो प्रेसिडेंट रहमान को सारे जनरल्स के वो नाम बताते हैं जो उनके खिलाफ एक कोप प्लान कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट रहमान उनकी बातों को मानते नहीं है, पर कुछ हफ्ते बाद ही 15 अगस्त 1975 में और वही ऑफिसर एक एग्जीक्यूटिव करते हैं और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को असैसिनेट करते हैं। उस समय दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि इस प्लान के बारे में जानकारी आर्यन काऊ और कुछ लोगों के पास ही थी। जो नए बांग्लादेश के लीडर बनते हैं जिया उर रहमान, वो इतने इम्प्रेस है उनके इस काम से कि वो इंदिरा गांधी को ये बोलते हैं कि इस आदमी को मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। और फिर बांग्लादेश के बाद आर्यन काऊ के सामने एक और जरूरी टेस्ट आता है देश को बचाने का।
सिक्किम हिमालय में बसा हुआ। सिक्किम पर एक राजा जिनका नाम चोग्याल है वो राज करते हैं। कई सालों से सिक्किम मानो एक किंगडम है जो इंडिया की प्रोटेक्शन में है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस चीज को चेंज करना चाहती है। वो अपने सबसे जरूरी एडवाइजर PN हस्कर, DP धार और आर्यन काव को बुलाती है सिक्किम के बारे में कुछ करने के लिए। आर्यन काव उनको जवाब देते हैं, मुझे आप 2 हफ्ते दो और 2 हफ्ते में मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। रोज सिक्किम में कई अपोजिशन लीडर को चुनती है और उनको समर्थन देती है कि वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करें। इन प्रोटेस्ट से चोग्याल बिल्कुल भी खुश नहीं है और चोग्याल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स डेमोन्स्ट्रेटर पर फायरिंग कर देते हैं 4 अप्रैल 1973 को और इसी मूवमेंट पर आर्यन काव झपट जाते हैं। उनके समर्थन के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं और सेम टाइम इंडियन सोल्जर को भी सिक्किम की बॉर्डर पर तैनात कर दी जाती है और उनकी जो चाल है वो रंग लाती है। बढ़ती हुई डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेशर की वजह से चोग्याल इंडिया के साथ ट्रीटी को एक्सेप्ट करता है, पर कुछ ही टाइम बाद वो इस चीज से हट भी जाते हैं। फिर आर्यन काव अपने डेप्यूटी नायर के साथ एक फाइनल चाल चलते हैं। अप्रैल 1955 में इंडियन सोल्जर चुपचाप गैंगटॉक में घुसती है, पैलेस गार्डन पर हावी हो जाती है और फिर इंडियन पार्लियामेंट 16 मई को एक अमेंडमेंट पास करती है जिससे सिक्किम इंडिया की 22nd स्टेट बन जाती है। बिना एक भी गोली चलाए सिक्किम चोग्याल के कंट्रोल से इंडियन सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। बस 2 साल के अंदर आर्यन काव और उनकी टीम ने बांग्लादेश और फिर सिक्किम जैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया। पर आर्यन काव के बारे में इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इनको लाइमलाइट से कभी भी शौक नहीं था। जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है और आर्यन काव भी उसके बाद छुप जाते हैं, मानो वो इंटरव्यूज देने से मना कर देते हैं और प्राइवेट जिंदगी जीते हैं। जब इंदिरा गांधी 1980 में वापस आती है तभी वो पब्लिक लाइफ में वापस आते हैं उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स के तौर पे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो वो वापस मानो छिप जाते हैं और कोई भी पब्लिक पोजीशन फिर नहीं लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आर्यन काव अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा सीक्रेट है, ना अपनी कभी वो तारीफ करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। 1996 में बांग्लादेश की आजादी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। एक बांग्लादेशी डिग्निटरी आर्यन काव को ये बोलती है कि भाई आपको स्टेज पर होना चाहिए, आपकी वजह से 1971 मुमकिन हुआ है। तो आर्यन काव हंसते और जवाब देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सारी तारीफें उन्हीं की बनती हैं। ऐसे अनकाउंटर्स बहुत ही कॉमन है। उनके कई कलीग्स उनको क्रेडिट देते हैं और वो कभी भी अटेंशन नहीं लेना चाहते। दलाई लामा तक उनके बारे में पब्लिकली प्रशंसा करते हैं, पर उनका पर्सनल रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नाश्ता करते हैं 9 बजे, लंच खाते हैं 1:30 पर और डिनर करते हैं 9 बजे, वो भी हर दिन। ना वो स्मोक करते ना ड्रिंक, पर इसके बावजूद सबसे महंगी बिस्की वो अपने गेस्ट के लिए जरूर खरीदते हैं। आर्यन काव हमारे देश के एक हीरो रहे हैं और 83 ईयर की उम्र में उनको 2002 में श्रद्धांजलि मिलती है। उनकी ना कोई मेमोरस और ना कोई स्पीच, इससे उनके बारे में ज्यादा लिखना या पढ़ना इतना आसान नहीं है। पर अब जैसे जैसे बांग्लादेश और सिक्किम के मिशन के डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हो रहे हैं, हमें उनके बारे में और जानकारी मिल रही है। आर्यन काव हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और उनका एक मोटो था जो वो सब लोगों को बताते हैं, नसीहत मत दो, नमूना बन जाओ। बेसिकली एडवाइस मत दो, उल्टा एक एग्जाम्पल बनो।